ज्योतिष शायद इंसान की जानकारी में ये सबसे पुराना विषय है और शायद सबसे ज्यादा विवादित भी। बिल्कुल। एक तरफ हम सुनते हैं कि सुमेर में कोई 25,000 साल पुरानी हड्डियों पर चांद के चक्रों के निशान मिले हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने ऋग्वेद में लोकमान्य तिलक जैसे विद्वानों ने दावा किया है कि उसमें 95,000 साल पहले के ग्रहों की स्थिति का जिक्र है। और आज भी ये विरोधाभास है ना। मतलब एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग, बड़े बड़े राजनेता, बिजनेस लीडर्स, हाँ, वो सब भी चुपचाप ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं, और दूसरी तरफ विज्ञान इसे पूरी तरह से अंधविश्वास कहकर खारिज कर देता है। तो आज हमारे श्रोता के भेजे गए इन स्रोतों की मदद से हम इसी गुत्थे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत सीधा है, क्या ज्योतिष सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर ये किसी खोए हुए विज्ञान का हिस्सा है जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे? और शायद ये भी कि इसका असली मकसद भविष्य बताना है भी या नहीं। बिल्कुल। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? जैसा मैंने कहा, स्रोत तिलक का हवाला देते हैं 1 लाख साल तक पुराना। ये सोचना भी मुश्किल है, और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि गणित, हाँ, जिससे हम विज्ञान की भाषा मानते हैं, उसका जन्म ही ज्योतिष की गणनाओं के लिए हुआ था। अच्छा। हाँ, दुनिया भर में जो 1 से 9 तक के अंक इस्तेमाल होते हैं वो भारत की देन है। अंग्रेजी का 9, संस्कृत के 9 से, और 8 अष्ट से। बिल्कुल, ये कोई संयोग नहीं है। ये अंक ज्योतिष की जो जटिल गणनाएं थी उन्हें आसान बनाने के लिए ही विकसित हुए थे। यानी हिसाब किताब की जरूरत सितारों को समझने के लिए पड़ी। और ये ज्ञान सिर्फ भारत तक तो सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार ये सुमेर तक पहुंचा। और वहां इसका क्या रूप बना? ईसा से लगभग 6,000 साल पहले सुमेर के पुरोहितों ने ज्योतिष को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। कैसे? उन्होंने 700 फीट ऊंची मीनारें बनाई जिन्हें जिगोराइट कहते थे। 700 फीट? हाँ, और वहां से पुरोहितों की टोलियां 24 घंटे बिना रुके आकाश का अध्ययन करती थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चलता रहता था। 24 घंटे? ये तो एक जुनून जैसा लगता है। ऐसा क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि उनका अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि पृथ्वी पर होने वाली हर घटना, चाहे वो मौसम का बदलना हो, फसल का उगना हो, या फिर बीमारियां और महामारियां, सब कुछ नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है। जमीन पर जो कुछ भी होता है उसकी जड़ें आसमान के तारों में हैं। ठीक है, तो ये तो हुई प्राचीन मान्यता। उन्होंने शायद कुछ पैटर्न देखे होंगे इसलिए ऐसा माना। लेकिन आज के दौर में क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत हमें 1920 के एक रूसी वैज्ञानिक A.L. चिज़िएव्स्की के काम की ओर ले जाते हैं। चिज़िएव्स्की? हाँ, चिज़िएव्स्की एक इतिहासकार और खगोल शास्त्री दोनों थे। और उन्होंने सवाल क्या पूछा? एक बहुत ही अजीब सवाल। क्या मानव इतिहास और सौर गतिविधि में कोई संबंध है? ये तो अपने आप में एक अनोखा सवाल है। उन्होंने इसका जवाब कैसे ढूंढा? उन्होंने पिछले 700 सालों का इतिहास खंगाला, रूस और 71 दूसरे देशों का। उन्होंने युद्ध, क्रांतियों, दंगों जैसी सभी बड़ी घटनाओं की एक लिस्ट बनाई। ओके। फिर उन्होंने उन सालों के दौरान सूरज पर होने वाली गतिविधि का डेटा इकट्ठा किया, और जब उन्होंने दोनों को मिलाया तो एक हैरान करने वाला पैटर्न सामने आया। कैसा पैटर्न? उन्होंने पाया कि जब भी सूरज पर बड़े आणविक विस्फोट होते हैं, जिन्हें हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, बिल्कुल, जो हर 11 साल के एक चक्र में अपने चरम पर होते हैं, ठीक उन्हीं सालों में पृथ्वी पर सबसे ज्यादा युद्ध और क्रांतियां होती हैं। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उस समय तो सोवियत संघ में मार्क्सवादी विचारधारा का बोलबाला था। वो तो ये मानते थे कि क्रांतियां सिर्फ आर्थिक कारणों से होती हैं। सही कहा। और चिज़ेव्स्की की खोज उस पूरी विचारधारा की जड़ पर ही चोट कर रही थी। और ये उनके लिए मुसीबत बन गया होगा। बिल्कुल। स्टालिन की सरकार के लिए यह मानना असंभव था कि रूसी क्रांति का कारण कार्ल मार्क्स नहीं, बल्कि सूरज पर हुआ कोई विस्फोट हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें गलत साबित किया? वो कर नहीं पाए। उनके 700 साल के आंकड़े इतने मजबूत थे, तो जो उस दौर में अक्सर होता था, उन्हें चुप करा दिया गया। मतलब? स्टालिन उन्हें गिरफ्तार करवा के साइबेरिया के लेबर कैंप में भेज दिया। ओहो! स्टालिन के मरने के बाद ही वे छूट पाए, लेकिन तब तक उनका ज्यादातर जीवन और काम बर्बाद हो चुका था। ये दिखाता है कि उनका काम कितना खतरनाक माना गया था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? ये सवाल जायज है, और बाद में कई स्टडीज हुई हैं इस पर। लेकिन चिज़ेव्स्की के काम में जो 11 साल का नियमित पैटर्न था, क्रांतियां बेतरतीब नहीं थी, वे सौर चक्र के साथ तालमेल में थी। पर चलिए, इंसानी इतिहास जटिल है। हम प्रकृति में इसका एक और सीधा उदाहरण देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सूर्य ग्रहण से 24 घंटे पहले ही
जंगलों में पक्षी गीत गाना बंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और बंदर जो हमेशा शोर करते हैं, पेड़ों से उतरकर चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं। समुद्र की लहरें तक शांत हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये इस बात का एक साफ संकेत है कि हम सब एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़े हैं। स्रोत इसे कॉस्मिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक यूनिटी कहते हैं। मतलब पूरा ब्रह्मांड एक शरीर की तरह है। बिल्कुल, जहां एक हिस्से में हुई हलचल हर दूसरे हिस्से को प्रभावित करती है। तो हमारे पास एक रूसी वैज्ञानिक हैं, प्रकृति का उदाहरण है। इन स्रोतों में एक स्विस चिकित्सक पैरासेल्सिस का भी जिक्र है। हाँ, पैरासेल्सिस, वो अपने समय से बहुत आगे थे। उनका मानना था कि इंसान तब बीमार होता है जब उसके और उसके जन्म के समय के नक्षत्रों के बीच का तारतम्य या हार्मनी टूट जाती है। यह सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, आंतरिक संगीत के साथ तालमेल। लेकिन असल में इसका मतलब क्या था? क्या वो सच में किसी की कुंडली देखकर इलाज करते थे? लगभग ऐसा ही। वो किसी मरीज को दवा देने से पहले उसकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते थे। अच्छा। उनका कहना था कि हर इंसान अपने जन्म के समय ब्रह्मांड की एक खास ऊर्जा का नक्शा लेकर पैदा होता है। बीमारी उस नक्शे से भटक जाना है। इसलिए इलाज सिर्फ लक्षण को दबाना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को वापस उसकी मूल हार्मनी में लाना है। एग्जैक्टली। उनके लिए स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं था, बल्कि अपने ब्रह्मांडीय संगीत के साथ सुर में होना था। तो पैरासेल्सिस के अनुसार जन्म का वो एक क्षण हमारे पूरे जीवन का खाका तय कर देता है। इसी बात को साबित करने के लिए स्रोत में जुड़वां बच्चों का एक बहुत ही हैरान करने वाला उदाहरण है। हाँ, और ये साधारण जुड़वां बच्चों की बात नहीं है, बल्कि आइडेंटिकल ट्विन्स की, जो एक ही अंडे से पैदा होते हैं। उनका जीवन आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा होता है। बिल्कुल, उनका आईक्यू लगभग बराबर होता है। वे अक्सर एक साथ बीमार पड़ते हैं, एक जैसी बीमारियों से। और उनकी मृत्यु भी ज्यादातर एक ही साल में कुछ महीनों के अंतर पर होती है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो उनकी त्वचा से जुड़ी है। हाँ, ये विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। सिर्फ उन्हीं की त्वचा एक दूसरे पर ट्रांसप्लांट की जा सकती है, किसी और की नहीं। यहाँ तक कि उनके सगे भाई बहन या माता पिता की भी नहीं। किसी की नहीं। उनका शरीर उसे रिजेक्ट कर देगा। तो सवाल उठता है कि इन दो शरीरों में ऐसी क्या समानता है? जीन तो समान हैं, पर वो तो भाई बहनों में भी होते हैं। एक ही चीज है जो उन्हें बिल्कुल अनोखा बनाती है। उनके जन्म का लगभग एक ही क्षण। ये वाकई हैरान करने वाला है। ये लगभग ऐसा लगता है जैसे हमारा जीवन उस एक पल में लिखी गई एक स्क्रिप्ट है। लेकिन ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा करता है कि क्या हम सिर्फ ग्रहों के हाथ की कठपुतलियां हैं? हाँ, क्या हमारी अपनी कोई भूमिका है? ये ज्योतिष का सबसे गहरा सवाल है, और स्रोत इस पर एक बहुत ही, मैं कहूंगा, क्रांतिकारी विचार पेश करते हैं। वो क्या है? वे कहते हैं कि यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रह हमें मजबूर कर रहे हैं। तो फिर गहरा विचार यह है कि आत्मा अपने जन्म के लिए उस खास घड़ी और नक्षत्र को चुनती है। हाँ, जो उसकी आंतरिक संभावनाओं और इस जीवन में सीखे जाने वाले पाठों के अनुकूल हो। एक मिनट, ये तो पूरी बात को एक पलट देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शनि की दशा की वजह से मेरे जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, बल्कि ये है कि आपकी आत्मा ने विकास के लिए एक ऐसा समय चुना जब शनि का प्रभाव आपको वे अनुभव देगा जिनकी आपको जरूरत है। तो ये एक निष्क्रिय प्रभाव नहीं, बल्कि एक सक्रिय चुनाव है। बिल्कुल, आप कठपुतली नहीं हैं, आप वो हैं जिसने अपने मंच और अपनी कहानी को चुना है। ये हमें नियति के शिकार होने की भावना से निकालकर अपने जीवन के रचयिता के स्थान पर खड़ा कर देता है। सही। तो अगर जन्म का क्षण हमारी आत्मा का चुना हुआ एक नक्शा है, तो ये हमारे भीतर काम कैसे करता है? स्रोत इस बारे में एक आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का हवाला देते हैं, टाइम ट्रैक का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये रॉन हुबार्ट द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है जो भारत की जाति स्मरण की प्राचीन धारणा से काफी मिलता जुलता है। जाति स्मरण मतलब? पिछले जन्मों की यादें। हाँ। हुबार्ट का कहना था कि हमारे सभी जन्मों के अनुभव हमारे भीतर एनग्राम के रूप में संग्रहित हैं। एनग्राम शब्द का इस्तेमाल किया आपने। हमारे श्रोताओं के लिए इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? ये एक सामान्य याददाश्त से कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। एनग्राम सिर्फ एक याद नहीं है, ये उस अनुभव का एक पूरा रिकॉर्ड है। उस समय की हर तस्वीर, हर आवाज, हर गंध, हर भावना, सब कुछ। एक तरह की फिल्म रील जैसी। हाँ, आपके अवचेतन मन की एक फिल्म रील। हुबार्ट ने पाया कि थेरेपी के दौरान जब इस टाइम ट्रैक को खोला जाता है, तो इंसान उन घटनाओं को याद नहीं करता, बल्कि उन्हें पुनः जीता है, रीलिव करता है। मतलब वो उस अनुभव को फिर से महसूस करता है। हूबहू। अगर किसी को उसके 6 साल की उम्र में वापस ले जाया जाए जब उसे एक चांटा पड़ा था,
तो उसे ये याद नहीं आएगा कि हाँ मुझे चांटा पड़ा था। तो क्या होगा? वो फिर से 6 साल का बच्चा बन जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और उसकी गाल पर वही झंझनाहट महसूस होगी। बाप रे। हुबार्ड ने तो यहां तक दावा किया कि कई बीमारियां जैसे दमा असल में शारीरिक होती ही नहीं, वे टाइम ट्रैक पर अटकी किसी पुरानी घटना जैसे डूबने या गला घोटने की को बार बार फिर से जीना होती हैं। तो अगर हमारा पूरा अतीत इस टाइम ट्रैक पर एक फिल्म की तरह मौजूद है, तो क्या ज्योतिष उस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ने का एक तरीका है? हाँ, ये उस तस्वीर का एक हिस्सा है। ज्योतिष हमारे अतीत के पैटर्न को देखकर भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरा पहलू है। क्या? स्रोत कहते हैं कि सिर्फ अतीत हमें आगे की ओर धक्का नहीं दे रहा, बल्कि भविष्य हमें अपनी ओर खींच भी रहा है। बिल्कुल। भविष्य हमें खींच रहा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे सोचिए, जब एक कली फूल बनती है तो बीज और पौधे का अतीत उसे ऊर्जा देके आगे की ओर धकेलता है। सही है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? नहीं, भविष्य में जो फूल खिलने वाला है वो भी उस कली को अपनी ओर खींचता है, उसे खिलने के लिए जगह देता है। एक संभावना बनता है। हाँ, गति दोनों तरफ से होती है। ज्योतिष इसी पूरी तस्वीर को देखने की कोशिश है, वो अतीत जो हमें धक्का दे रहा है और वो भविष्य जो हमें बुला रहा है। ये विचार बहुत आकर्षक है, लेकिन ये फिर वही सवाल खड़ा करता है, क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य पहले से तय है? और यही हम ज्योतिष के असली मकसद पर पहुंचते हैं। क्या है वो? स्रोतों के अनुसार इसका गहरा मकसद भविष्य जानना या उसे बदलना नहीं है, बल्कि अपरिहार्य के साथ सहयोग करना है। अपरिहार्य के साथ सहयोग मतलब जो होना ही है उसे स्वीकार करना। बिल्कुल। ये समझना कि जीवन में कुछ चीजें होनी हैं और उनके साथ लड़ने के बजाय तालमेल बिठाना ही सुख का रास्ता है। इस पे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है। हाँ, बहुत खूबसूरत कहानी है। किसी ने मुल्ला से पूछा, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? मुल्ला ने कहा, अरे मैं हमेशा खुश नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह हमेशा दुखी और परेशान रहता था। मैं हर चीज से लड़ता था। फिर एक दिन मैंने तय किया कि मैं अनिवार्य के साथ सहयोग करूंगा। और जिस दिन से मैंने ये सीखा, दुख का कोई कारण ही नहीं बचा। जो होना है वो होके रहता है, मैं बस उसके साथ बहता हूँ। ज्योतिष शायद इसी बहाव को समझने का विज्ञान है। तो लक्ष्य भविष्यवाणी नहीं, बल्कि स्वीकृति और सामंजस्य है। और जैसा कि हमने पहले कहा था, ये संबंध एक तरफा नहीं है। हाँ, हमने बात की कि ब्रह्मांड हमें कैसे प्रभावित करता है, लेकिन स्रोत इस चर्चा को एक बहुत ही अद्भुत विचार के साथ समाप्त करते हैं। बिल्कुल। मैं कहते हैं कि हम ब्रह्मांड को भी प्रभावित करते हैं। यह एक दो तरफा संवाद है। कैसे? जब पृथ्वी पर बुद्ध जैसा कोई व्यक्ति पैदा होता है और वो परम शांति को उपलब्ध होता है, तो उसकी चेतना से उठी शांति की लहरें सूरज पर उठने वाले आणविक तूफानों को भी शांत कर सकती हैं। ये तो अविश्वसनीय लगता है। अविश्वसनीय इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को अलग और ब्रह्मांड को अलग समझते हैं। लेकिन अगर सब कुछ एक ही शरीर का हिस्सा है तो ये स्वाभाविक है। सही। एक छोटा सा घास का तिनका भी सूरज को प्रभावित करता है और सूरज भी उस तिनके को। यहाँ कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये ज्योतिष को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने जैसा है। ये सिर्फ मेरे साथ क्या होगा जानने का टूल नहीं है, बल्कि ये समझने का विज्ञान है कि मैं इस ब्रह्मांड में कहाँ हूँ और मेरा इस विराट व्यवस्था से क्या रिश्ता है। और यही समझ हमें एक आखिरी विचार पे लाके छोड़ देती है, जिस पर श्रोता खुद मनन कर सकते हैं। श्रोत ये सुझाव देते हैं कि हमारा भविष्य किसी सूक्ष्म रूप में आज भी मौजूद है और हमें अपनी ओर खींच रहा है। अगर ये सच है तो हमारे आज के चुनाव, हमारी आजादी का क्या अर्थ है? क्या हम केवल एक पहले से तय रास्ते पर चल रहे हैं या फिर उस रास्ते को बनाने में हम भी भागीदार हैं?